गुड इवनिंग। हम लोग लेटर ड्राफ्टिंग कर रहे थे और लेटर ड्राफ्टिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्यालय आदेश को देखा था और आज हम लोग बात करेंगे कार्यालय ज्ञाप की। तो कार्यालय ज्ञाप को अगर देखा जाए, इसकी बात करनी हम लोगों को आज कार्यालय ज्ञाप की बात करनी। कार्यालय ज्ञाप को बेसिकली हम लोग इंग्लिश में ऑफिस मेमोरेंडम भी बोलते हैं, ऑफिस मेमो के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में इसको कभी कभी मेमो भी कहा जाता है। लेकिन हमको इंग्लिश नाम यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये हिंदी आलेखन और हिंदी पत्र लेखन का भाग है। तो हिंदी पत्र लेखन में हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल हम लोग करना है। हाँ, जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में। तो कार्यालय आदेश जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कार्यालय आदेश में बेसिकली क्या होता है, कार्यालय के शीर्ष अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को कोई आदेश दिया जाता है तो उसको कार्यालय आदेश कहा जाता है। ठीक। और ये जो कार्यालय आदेश था वो उसी कार्यालय के लिए प्रभावी होता है। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और कार्यालय ज्ञाप को पढ़ते हैं। तो कार्यालय ज्ञाप की अगर बात करें तो यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली चीज तो कार्यालय, यानी कि ये भी किसके स्तर से जारी होगा, कार्यालय के स्तर से जारी होगा, है ना, कार्यालय के स्तर से जारी होगा। और दूसरी बात, इसके आगे जो शब्द लिखा है ज्ञाप, ज्ञाप का अगर हम लिटरल मीनिंग देखने चलें तो ये जो निकल के आता है वो होता है सूचना। तो जहां कार्यालय आदेश में आदेश दिया जा रहा था, आदेश के लिए वो जारी किया जाता था, वहीं ये जो कार्यालय ज्ञाप है ये सूचना देने के लिए जारी किया जाएगा। कार्यालय ज्ञाप कार्यालय के स्तर से सूचना के सर्कुलेशन के लिए जारी किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है, समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक आंतरिक दस्तावेज होता है। परिभाषा नहीं है, केवल समझने के लिए। ये क्या है, ये एक आंतरिक दस्तावेज होता है। दस्तावेज बोले तो डॉक्यूमेंट होता है, आंतरिक मतलब इंटरनल। आंतरिक दस्तावेज का मतलब क्या हो गया कि कार्यालय स्तर पर कार्यालय या कार्यालय के कर्मचारियों को सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि ये किसी अशासकीय व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है, लेकिन जनरली ये कार्यालय के अंदर या कार्यालय के अधिकारियों को सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। तो ये कैसा एक दस्तावेज है, ये कैसा एक डॉक्यूमेंट है, जनरली ये बोला जाता है कि ये एक आंतरिक दस्तावेज है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और इसका उपयोग क्या होता है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग सरकारी विभागों, ठीक है, कार्यालयों और संस्थानों में सूचना या सूचनाओं को संप्रेषित करने, सूचनाओं संबंधी निर्देश देने, निर्णयों आदि को सूचित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नहीं है, केवल समझने के लिए हम लोगों ने इसका एक खाका खींचा है कि कार्यालय ज्ञाप क्या होता है। पहली चीज तो कार्यालय ज्ञाप एक आंतरिक दस्तावेज होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसका उद्देश्य किसी सूचना को देने, किसी निर्देश की सूचना देने, किसी निर्णय की सूचना देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बार बार सूचना शब्द आ रहा है, जो कि मैंने बताया कि ज्ञाप का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर सूचना देने वाला कोई डॉक्यूमेंट ज्ञाप कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आउटलाइन है हमारे पास ज्ञाप की। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि इसके जो लक्षण क्या हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती है, और उसके आधार पर हम इसकी एक परिभाषा यहाँ पर फ्रेम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कार्यालय ज्ञाप की डेफिनेशन, सॉरी, वो देखें कि ये कैसे इशू होता है
और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है, इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो उद्गम होता है, वो किसके द्वारा होता है, ये कार्यालय के स्तर पर जारी किया जाता है। ठीक। अब जो कार्यालय आदेश था, उस कार्यालय आदेश को भी कार्यालय के स्तर से जारी किया जाता था, लेकिन उस कार्यालय आदेश को, अब कार्यालय तो अपने आप में एक नॉन लिविंग बॉडी है ना, वो तो एक जगह का नाम हो गया कार्यालय। तो कार्यालय की कोई बिल्डिंग तो उसको इशू नहीं करेगी, कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई उसका अधिकारी होगा जिसके पास ये अधिकार होगा कि वो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को जारी कर सकता है। जैसे कार्यालय आदेश में, कार्यालय आदेश को जारी करने का जो अधिकार था वो किसके पास था, उस कार्यालय के शीर्ष अधिकारी के पास था। तो यहाँ पर जैसे कार्यालय आदेश में कार्यालय आदेश को कार्यालय का शीर्ष अधिकारी जारी कर सकता है, वैसे ही कार्यालय के स्तर पर कार्यालय ज्ञाप को कौन जारी करेगा। तो जब हम अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं फिर से पिछली बार भी मैंने बताया था कि यहाँ पर कार्यालय का मतलब केवल किससे, शासकीय कार्यालय से है। निजी कार्यालयों में क्या होता है या व्यक्तिगत स्तर पर किस तरीके से होता है, वो हमारे यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, ना हमारे परव्यू में है, ना हम उसके बारे में बात करें। हम बात करेंगे केवल, जब भी कार्यालय बोलेंगे तो यहाँ पर कार्यालय का मतलब क्या होगा, केवल शासकीय कार्यालय। ठीक है, पूरा इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, बाकी चीज हमारे परव्यू में, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसमें अपना दिमाग और अपना माथा नहीं खपाएंगे, ना मैं ना आप खपाएंगे। ठीक। तो ये कार्यालय के स्तर पर जारी किया जाता है, और मैं बता रहा था कि हर कार्यालय में एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जिसकी ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि उसको पत्र व्यवहार से संबंधित काम देखना है। पत्रों को डिस्पैच करने का काम उसका होगा, पत्र जो आएंगे उनको रिसीव करने का काम उसका होगा। तो ये जो पर्सन होता है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि पत्र संबंधी जो भी कार्य है वो उसके द्वारा किए जाएंगे। ठीक। यानी कि एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, स्पेसिफिक कर्मचारी या एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक अधिकारी होगा। वो जो पर्सन होगा उसी के द्वारा ये जो कार्यालय ज्ञाप है ये जारी किया जाएगा। तो कार्यालय के स्तर पर जारी किया जाता है, लेकिन कार्यालय के स्तर पर जारी कौन करता है, नियत प्राधिकारी के द्वारा। नियत प्राधिकारी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसका उद्गम या उसका ओरिजिन क्या होगा, ये कार्यालय के स्तर पर एक नियत प्राधिकारी या एक डेजिग्नेटेड पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन जिसको ये ड्यूटी दे रखी गई है उसके द्वारा ये जारी किया जाएगा। जबकि कार्यालय आदेश में क्या था, वो शीर्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता था। अब इसके जो प्रेषिती होंगे वो कौन होंगे, प्रेषिती मतलब रिसिपिएंट, या इसी को हम गंतव्य बोल देते हैं। तो ये किसको जारी किया जा सकता है, ये किसके लिए जारी किया जा सकता है, इसको पाने वाला कौन होगा। तो ये कार्यालय के स्तर से जारी किया जा सकता है, किसी दूसरे कार्यालय के लिए जारी किया जा सकता है। यानी कि एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय के लिए इसको जारी किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। कार्यालय के द्वारा किसी पदाधिकारी के लिए, स्पेसिफिक किसी ऑफिसर या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के लिए इसको जारी किया जा सकता है। या कार्यालय ज्ञाप को किसी गैर शासकीय अशासकीय व्यक्ति के लिए भी जारी किया जा सकता है। तो प्रेषिती या गंतव्य इसके आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार कौन कौन हो सकते हैं। पहला हो सकता है किसी अन्य कार्यालय को यह जारी किया जा सकता है। ठीक है। या किसी अधिकारी को यह जारी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अशासकीय व्यक्ति को ये जारी किया जा सकता है। ठीक। तो एक कार्यालय के द्वारा किसी दूसरे कार्यालय को कोई सूचना पहुंचानी है, तो ये दो कार्यालयों के बीच में इसको जारी किया गया, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय। किसी एक कार्यालय के द्वारा अपने किसी अधिकारी को
किसी पदाधिकारी को कोई सूचना प्रेषित करनी है, कोई सूचना कम्युनिकेट करनी है, तो ये कार्यालय ज्ञाप उस अधिकारी के लिए जारी किया जा सकता है। वहीं बेसिकली ये क्या है, ये सूचना प्रदान करने का एक माध्यम है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है जब हम कार्यालय ज्ञाप पढ़ेंगे। अब सूचना दो प्रकार की हो सकती है, एक वो सूचना जो हमसे मांगी गई हो, या एक वो सूचना जिस सूचना को देना हमारा दायित्व हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र के एक लेखा अधिकारी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कन्नौज जनपद के किसी विभाग के लेखा अधिकारी हैं, सरकारी विभाग के, मान लीजिए बेसिक शिक्षा में लेखा अधिकारी, ठीक। अब लेखाधिकारी के ऊपर ये दायित्व है, लेखाधिकारी कार्यालय के ऊपर ये दायित्व है कि उस जो भी एरिया उसके अंडर आ रहा है वहां पर जो भी लेखा संबंधी जो भी महीने का जो कामकाज होता है, उस कामकाज की जो एक समरी बनाकर उसकी सूचना जो लखनऊ में इसका निदेशालय है, या लखनऊ में इसका जो मुख्य अधिकारी है उसके पास, शिक्षा निदेशक के कार्यालय में इसको पहुंचाना होता है हर महीने, ठीक। तो ये क्या है, एक महीने में जो भी कामकाज हुआ, जो भी वित्त संबंधी वहां पर जो भी निर्णय लिए गए, जो भी काम हुआ, उसकी हर महीने एक सूचना बनाकर, एक समरी बनाकर ये दायित्व डाला गया है लेखाधिकारी कार्यालय के ऊपर कि वो हर महीने वो सूचना भेजेगा किसके पास, शिक्षा निदेशक के दफ्तर में, शिक्षा निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। तो ये सूचना देना क्या है, ये एक नियमित सूचना है जो बाध्य जो जो उसके उसका दायित्व है देना। एक तो ये सूचना हो गई। तो यहाँ पर वो जो लेखाधिकारी कार्यालय है, वो लेखाधिकारी कार्यालय हर महीने की एक नियत तारीख को वो सूचना एक कार्यालय ज्ञाप के फॉर्मेट में बनाकर भेज देगा किसके पास, शिक्षा निदेशालय या शिक्षा निदेशक के ऑफिस को, कार्यालय को भेज देगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो वो हो गई जो हमको देनी है कंपलसरी। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि हमसे कोई सूचना मांगी गई, ठीक। जैसे शिक्षा निदेशक के कार्यालय से एक हमारे पास पत्र आता है और उस पत्र में कहा जाता है कि भाई आपके जो भी आपका जो भी जिला है, जिस जिले का ये लेखाधिकारी कार्यालय है, ठीक उस जिले में इस वर्ष कितने लोग सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके जो सेवानिवृत्ति लाभ हैं, उन लाभों का किस प्रकार से निस्तारण किया गया है, उसका एक सूचना, एक समरी बनाकर वो हमको प्रेषित करें, ठीक। तो ये क्या है, ये सूचना मांगी गई। तो ये जब सूचना मांगी गई तो इस सूचना को भी भेजना है कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को, और ये सूचना भी कार्यालय ज्ञाप के फॉर्मेट में कार्यालय ज्ञाप के द्वारा भेजी जाएगी, ठीक। एक और तरीका होता है, आजकल एक नया कानून कुछ सालों पहले आया जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार कानून। इसके अंतर्गत जो आम जनता है, वो आम जनता किसी भी सूचना, भले बशर्ते वो गोपनीय ना हो और जिसे देना वर्जित ना हो, ठीक है, ऐसी सूचना को मांग सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके कार्यालय से आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना मांगता है, तो वो सूचना जब उसको उपलब्ध कराई जाएगी तो वो सूचना भी कार्यालय ज्ञाप के अधीन होगी, कार्यालय ज्ञाप के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो ये सूचना अगर जैसे मैंने पहले दो एग्जांपल्स दिए, शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय वाले, वो हमारे पास किसी अन्य कार्यालय को जा रहे हैं। अशासकीय व्यक्ति क्या है, जब आपसे आरटीआई के द्वारा कोई व्यक्ति कोई सूचना मांगता है तो एक कार्यालय के द्वारा वो सूचना एक अशासकीय व्यक्ति को प्रदान की जा रही है आरटीआई के अंतर्गत। तो ये जो आरटीआई के अंतर्गत सूचना जा रही है, ये सूचना भी कार्यालय ज्ञाप के फॉर्मेट में होगी, कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप में होगी, ठीक है। तो अशासकीय व्यक्ति को इस प्रकार से ये कार्यालय ज्ञाप जारी किया जा सकता है। एक और हम लोगों ने यहाँ पर आलेखन में देखा था, ड्राफ्टिंग में देखा था, जिसको जारी किया जा सकता है अशासकीय व्यक्ति को। उसका नाम आपको अगर याद है तो मुझे बताइए। उसका नाम था अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र भी किसी अशासकीय व्यक्ति के किसी विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए, ठीक है, या उसका किसी कार्य में सहयोग लेने के लिए उसको जारी किया जा सकता है, ठीक। वैसे ही कार्यालय ज्ञाप भी किसी अशासकीय व्यक्ति को सूचना देने के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये दो पत्र हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं जिन पत्रों को अशासकीय व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है। हाँ, इसको जारी जरूर एक कार्यालय या शासकीय पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा, इसका उद्गम हमेशा शासकीय होगा, लेकिन इसका गंतव्य इन दोनों का अशासकीय व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका प्रकृति और गंतव्य हो गया। मुझे लगता है कि ये दो चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी कि कब अशासकीय व्यक्ति को जारी किया जाएगा और कब
अशासकीय व्यक्ति के अलावा जो नॉर्मल इसका जो रूटीन सिस्टम है वो कैसा होगा। ठीक है। अब इसके बाद गंतव्य के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि अर्धशासकीय पत्र की तरह ही जो कार्यालय ज्ञाप होता है वो शासन और आम जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान जनता और उनके बीच में इसके माध्यम से हो रहा है, तो ये एक ब्रिज या एक सेतु का काम करता है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो संचालन होता है, संचालन हम लोगों ने देखा था कि तीन प्रकार के हो सकते हैं। संचालन एक आयामी हो सकता है, संचालन द्विआयामी हो सकता है, और संचालन बहुआयामी हो सकता है। संचालन एक आयामी का मतलब हमने एक पत्र जारी किया और बदले में उसका जवाब नहीं आना है, जवाब देना अनिवार्य नहीं है, तो वो क्या है, वो एक आयामी है। जवाब देना अनिवार्य है, जवाब आ रहा है, तो वो द्विआयामी हो जाएगा। ठीक है। बहुआयामी भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर इसका जो संचालन है वो एक आयामी भी हो सकता है और द्विआयामी भी हो सकता है। एक आयामी कब है? फॉर एग्जाम्पल कि हमने आरटीआई के माध्यम से किसी अशासकीय व्यक्ति को कोई सूचना दी कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से, तो वो अशासकीय व्यक्ति उसमें अब वहां से कोई जवाब नहीं आना है, तो ये क्या हो गया, एक आयामी हो गया। या अगर उसको उसके पूरक के रूप में कोई जवाब और चाहिए, तो वो जो भी पत्र भेजेगा वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन होती है। कार्यालय ज्ञाप तो वो हमको भेजेगा नहीं, तो कार्यालय ज्ञाप के बदले में कार्यालय ज्ञाप जब नहीं आएगा तो ये कैसा हो गया, ये एक आयामी हो गया। वहीं अगर शिक्षा निदेशालय से हमारे पास एक पत्र आया है कि हमको ये सूचना दी जाए और हमने उसको सूचना दे दी, और उसके बदले में वहां से भी कोई बदले में सूचना हमको भेज दी गई उसके रिस्पॉन्स में कार्यालय ज्ञाप के ही रूप में, तो यहाँ पर हमने कार्यालय ज्ञाप के द्वारा शिक्षा निदेशक को एक सूचना दी, शिक्षा निदेशालय के कार्यालय को एक सूचना दी, और वहां से उसके रिस्पॉन्स में कुछ और सूचनाएं हमको रिसेंड कर दी गई, भेज दी गई। ठीक। तो कार्यालय ज्ञाप हमने भेजा और बदले में उसके बाद हमारे पास कुछ और सूचना कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से आ रही, तो ये टू वे मूवमेंट हो गया कि ना, यहाँ से भी गया वहां से भी आया, तो ये द्विआयामी भी हो सकता है। तो अगर अशासकीय व्यक्ति के लिए है तो ये एक आयामी ही होता है हमेशा, और अगर ये किसी शासकीय कार्यालय को जारी किया गया है या किसी शासकीय पदाधिकारी को जारी किया है, तो ये बहुआयामी भी, सॉरी, द्विआयामी भी हो सकता है और एक आयामी भी हो सकता है। फिलहाल मोटे तौर पर हमको ये जान लेना है कि ये जो कार्यालय ज्ञाप है, इस कार्यालय ज्ञाप का जो संचालन होता है वो एक आयामी भी होता है और द्विआयामी भी होता है। एक आयामी कब होता है और द्विआयामी कब होता है, मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लियर भी हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका गंतव्य क्या है और उसका संचालन किस तरीके से होता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक। अब इसके बाद इसकी जो विषय वस्तु क्या होती है, इसका जो उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से इसको जारी किया जाएगा, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो इसकी विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या होती है, शासकीय कार्य से जुड़ी हुई कोई सूचना। ठीक है। शासकीय कार्य अथवा कार्यालय से जुड़ी किसी सूचना का संप्रेषण, संप्रेषण इंग्लिश मीडियम वाले जान ले, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है। तो शासकीय कार्य या कार्यालय से जुड़ी किसी सूचना को कम्युनिकेट करना या उसका संप्रेषण करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये इसकी विषय वस्तु होती है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे विषय वस्तु में क्या क्या आ सकता है कि जो हमारे पास कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को नीतिगत बदलावों
नए नियमों या प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करना। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई सरकारी कार्यालय है, उस सरकारी कार्यालय में मान देते हैं कि कोई नियम है कि वहां पर जो है कि हफ्ते में पहले और जो तीसरा शनिवार है, उस पहले और तीसरे शनिवार को छुट्टी होती है, संडे के अलावा पहले और तीसरे शनिवार को भी अवकाश होता है। ये वहां की नीति है, ये वहां की पॉलिसी है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया गया और ये कहा गया कि भाई अब से जो है वो पहले और तीसरे शनिवार को छुट्टी नहीं होगी, अवकाश नहीं होगा, बल्कि अब दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश होगा। तो ये एक नीतिगत बदलाव है जिसकी जानकारी जब हम अपने कर्मचारियों को देंगे तो वो किसके फॉर्मेट में जाएगा, वो कार्यालय ज्ञाप के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में फॉर्मेट बनाकर भी देखेंगे। इसके अलावा इसके अलावा कोई बैठक है, कोई मीटिंग है, कोई कार्यक्रम है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग सेशन यानी कि प्रशिक्षण सत्र है, इनकी घोषणा करना, या इसी को क्या बोल दे, इनकी सूचना देना, ये इससे इसमें हो सकता है। ठीक। इसके अलावा सूचना, आंकड़े या रिपोर्टों का प्रसार करना। हाँ, दिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए कार्यालय ज्ञाप जारी किया जा सकता है। किसी नियमित सूचना को लगातार देते रहना या मांगने पर कोई सूचना देने के लिए। मोटे तौर पर ये है कि जब भी कोई सूचना देनी होगी तो उस सूचना को देने के लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास कार्यालय ज्ञाप की विषय वस्तु हो गई। कार्यालय ज्ञाप में अगली चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे कार्यालय आदेश में कोई भी संबोधन का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, किसी भी समापन सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, है ना। जैसे कि शासकीय पत्र में हम लोगों ने देखा था कि महोदय शब्द का इस्तेमाल होता था संबोधन के रूप में। अर्धशासकीय पत्र में देखा था कि प्रिय श्री महोदय शब्द का इस्तेमाल होता था संबोधन के रूप में। ऐसा कोई भी संबोधन इस्तेमाल नहीं होगा कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय आदेश में भी याद करिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि कार्यालय आदेश में भी किसी संबोधन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, सीधे शुरू कर दिया जाता था, है ना। कि वैसे ही यहाँ पर जो कार्यालय ज्ञाप है, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के संबोधन का इस्तेमाल नहीं होगा। और जैसे कार्यालय आदेश में किसी समापन सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, सादर, धन्यवाद, सम्मान, है ना, तो वैसे ही जो कार्यालय ज्ञाप है, इस कार्यालय ज्ञाप में भी किसी समापन सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि कार्यालय ज्ञाप में भी कार्यालय आदेश की तरह ना तो संबोधन सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा और ना ही समापन सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा। मैंने बताया था कि कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश का जो फॉर्मेट होता है, जो प्रारूप होता है, वो लगभग एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा बदलाव वहां पर होता है भाषा में और थोड़ा सा बदलाव होता है उसके प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये समानताएं हैं दोनों में कि दोनों में ही ना तो संबोधन सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा और ना ही समापन सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर संबोधन व समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, दोनों में ही संबोधन और समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। समाचार समापन सूचक शब्दों को ही एक और टेक्निकल नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है अधोलेख। तो कहीं अधोलेख लिखा है तो उसका मतलब भी यही होता है, समापन सूचक शब्द इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक।
कार्यालय आदेश हम लोगों ने देखा था कि जो आदेश है, जाहिर सी बात है आदेश है तो आदेश कैसा होगा, आदेश हमेशा बाध्यकारी होता है। जबकि जो ज्ञाप है, कार्यालय ज्ञाप है, वो केवल सूचना है, वो सूचना पाना है। और सूचना और आदेश में बेसिक अंतर ये होता है कि आदेश बाध्यकारी होता है, सूचना बाध्यकारी नहीं होती है, केवल आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। अब उसके ऊपर एक्ट करना ना करना आपकी इच्छा है, वो आदेश नहीं है, आदेश बाध्यकारी होता है, आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आगे आदेश का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, विभागीय कार्यवाही हो सकती है, और उसके अनुरूप आपको दोषी पाए जाने पर दंड दिया जा सकता है। जबकि ऐसा कुछ भी सूचना यानी कि कार्यालय ज्ञाप की कैटेगरी केस में नहीं होगा आपके साथ। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं आपको और बता दूं कि जैसे बाध्यकारी वाली बात हम लोगों ने कर, वैसे ही एक चीज और, कार्यालय आदेश जो है वो कार्यालय आदेश क्या था, कार्यालय आदेश को न्यायालय में चुनौती वैसे तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर वो असमानतापूर्ण है, गरिमा को ठेस पहुंचाता है, सेवा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में प्रॉपर चलन को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको वहां पर राहत नहीं मिलती है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। कार्यालय जो ज्ञाप होता है इसको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में किसी मुकदमे में अगर जरूरत पड़े तो इस कार्यालय ज्ञाप को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको इसके ऊपर आप इसको इसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक एविडेंस के रूप में, इसको एक साक्ष्य के रूप में आप किसी भी मुकदमे में, किसी भी न्यायालय में दिखा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, कार्यालय ज्ञाप की क्या परिभाषा होती है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम लोग जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, इसको कार्यालय के स्तर से जारी किया जाता है, इसको एक नियत प्राधिकारी की तरह जारी किया जा सकता है, इसका उपयोग सूचनाओं के संप्रेषण के लिए किया जाता है, इसका संचालन एक आयामी भी हो सकता है, द्विआयामी भी हो सकता है। ठीक। इसको अशासकीय व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है, इसमें किसी भी संबोधन और अधोलोक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगली चीज, यहाँ पर एक चीज रह गई, वो भी मैं आपको बता दूं, इसकी जो भाषा शैली है वो कैसी होगी, तो उसको भी हम लोग तो उसके बाद परिभाषा देखते हैं। तो इसकी भाषा और शैली समझनी समझिए एक बात को कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर जारी नहीं किया जा रहा, ये कार्यालय के स्तर पर जारी किया जा रहा है। इसको जारी करने वाला कार्यालय है, और कार्यालय के बिहाफ पर एक नियत प्राधिकारी इसको इशू करता है। यानी कि वो नियत प्राधिकारी अपनी व्यक्तिगत संलिप्तता के साथ इसको इशू नहीं कर रहा है, वो कार्यालय के लिए इसको इशू कर रहा है। तो कार्यालय का अस्तित्व उस व्यक्ति के अस्तित्व से अलग है, यानी कि वो एक दूसरे थर्ड पर्सन, भले ही वो कार्यालय है, उसके लिए इसको जारी कर रहा है। तो इसकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, और जो शैली होगी वो कैसी होगी, इसकी शैली तटस्थ होगी और अन्य पुरुष शैली में होगी। जब तक व्यक्तिगत संलिप्तता ना हो तब तक उत्तम पुरुष शैली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने अर्ध सरकारी पत्र में देखा था कि वहां पर हम उत्तम पुरुष शैली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत संलिप्तता होती है, आत्मीय भाव होता है। लेकिन यहाँ पर आज जो है ये एक औपचारिक प्रारूप है इसका, और क्योंकि कार्यालय के स्तर पर जारी किया जाता है, इसके जारी करने वाला इसको तटस्थ भाव से लिखता है और अन्य पुरुष शैली में इसको लिखता है। तो इसकी जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है, तटस्थ होती है और अन्य पुरुष शैली में होती है। तटस्थ और अन्य पुरुष क्या है, ये मैंने आपको जो शासकीय पत्र जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। और अब इसकी परिभाषा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर परिभाषा आ जाए, और परिभाषा है कि छोटी सी परिभाषा लेकिन पूर्ण परिभाषा। कार्यालय ग्राफ शासकीय आलेखन का वह रूप है
जिसमें कोई कार्यालय किसी वांछित सूचना को संबंधित कार्यालय अथवा व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। ठीक। तो कार्यालय ज्ञाप शासकीय आलेखन का वह रूप है जिसमें कोई कार्यालय किसी वांछित सूचना को संबंधित कार्यालय या व्यक्ति को उपलब्ध करवाता है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्यालय ज्ञाप जो है वो किसी शासकीय कार्यालय से उद्गमित होने वाला, कार्यालय ज्ञाप किसी शासकीय कार्यालय से उद्गमित होने वाला वह पत्र होता है जिसमें किसी अपेक्षित सूचना को, अपेक्षित मतलब जिसको यहाँ पर हम लोगों ने वांछित बोला है उसी को यहाँ पर अपेक्षित बोला जा रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने उस सूचना को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की हो। ठीक है। और कार्यालय का वह प्रारूप है जिसमें वह जो सूचना है वो उस संबंधित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। ठीक है। तो ये जो है ये एक परिभाषा है जिसको आपको ध्यान रख लेना है। अब कार्यालय ज्ञाप की ये परिभाषा हम लोगों ने देख ली कि उसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। अब कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं तो हम लोग लगातार शुरुआत से जो पढ़ी वो विशेषता ही है और उनके आधार पर हम लोगों ने ये परिभाषा गढ़ी है। अब इसके बाद कार्यालय ज्ञाप का जो महत्व है वो क्या होता है, महत्व ही पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। कार्यालय ज्ञाप में वैसे अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जनरली उसमें केवल प्रारूप पूछा गया है, इसमें इसका उदाहरण नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग उदाहरण भी कवर कर लेंगे कि अगर पूछा जाए तो आपको क्या उदाहरण लिखना है। तो पहले प्रारूप महत्व देखेंगे, फिर प्रारूप देख लेंगे और फिर एक उदाहरण से हम इसको समझ लेंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है, क्या भाषा होनी चाहिए। तो महत्व को अगर देखें तो पहला महत्व तो वही है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो कार्यालयों में सूचनाओं के संप्रेषण के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर कार्यालयों के बीच में सूचनाओं का संप्रेषण हमारे पास एक तरफा भी हो सकता है और दो तरफा भी हो सकता है, यानी कि जा भी सकती है और आ जा भी सकती है। एक आयामी द्विआयामी वाली बात हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। तो ये कार्यालयों के में सूचना के संप्रेषण के लिए या कार्यालयों से पदाधिकारियों को सूचनाओं के संप्रेषण के लिए इसको जारी किया जा सकता है, या कार्यालयों से किसी अशासकीय व्यक्ति को सूचनाओं के संप्रेषण के लिए भी इसको जारी किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, सूचनाएं इजिली इससे चली जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इससे प्रशासनिक गतिशीलता बढ़ती है। प्रशासनिक गतिशीलता के लिए कार्यालय ज्ञाप का विशेष महत्व होता है। ठीक है। तो ये कार्यालय ज्ञाप हमारे पास हो गया। कार्यालय ज्ञाप के बाद अब इसका परिभाषा और महत्व के बाद अब इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं।
आप याद करिए दिमाग में, जब हम लोगों ने कार्यालय आदेश का फॉर्मेट देखा था तो वो क्या था, आदेश का फॉर्मेट। और उसी आधार पर जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कार्यालय ज्ञाप का जो फॉर्मेट होता है वो भी लगभग वैसा ही होता है जैसा कार्यालय आदेश का फॉर्मेट था। थोड़ा सा डेविएशन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंसेस क्या है, वो समानताएं क्या है, हम लोग इस प्रारूप को बनाते समय डिस्कस करते हुए चले। तो कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं। तो प्रारूप, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, ये पेज का बायां हिस्सा है, ये पेज का दायां हिस्सा है। ठीक। और हम लोगों ने कार्यालय आदेश में सबसे बीच से लिखना शुरू किया था, सेंटर अलाइन करके लिखना शुरू किया था, सबसे ऊपर लिखा था विभाग। यहाँ भी कार्यालय आदेश की तरह सबसे ऊपर बीच में लिखा जाएगा विभाग। कुछ जगहों पर, कुछ किताबों में सबसे ऊपर विभाग की जगह संख्या होती है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस तरीके से लिखिए। तो सबसे पहले विभाग, फिर डैश डैश, कॉमा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। विभाग के बाद हम लोग लिखते हैं अनुभाग, यहां भी कॉमा नहीं लगेगा। अनुभाग के बाद संख्या, पूरा भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। संख्या के बाद दिनांक और स्थान, कहीं पर भी कोई कॉमा नहीं लग रहा है। और ये चीज आप याद करिए, सेम था कार्यालय आदेश में भी। वहां पर भी बीच में सबसे पहले विभाग लिखा था, फिर अनुभाग लिखा था, फिर संख्या लिखी थी, फिर दिनांक और स्थान लिखा था। दिनांक के स्थान में मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि जैसे तारीख है 18 अगस्त 2024, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे 18 अगस्त 2024। महीना हमेशा देवनागरी में आपको लिखना है, इसको नंबर्स में नहीं लिखना है। ठीक। और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा अंतर किताबों में मिल सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके का दिया हुआ है। दो किताबें उठाएंगे तो उसमें किसी भी लेटर का फॉर्मेट आपको जैसा मिलेगा ही नहीं। और मैं आज जो यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताऊं जो कि आयोग मानता है। तो आप इसी से स्टिक होकर रहिएगा। किताबों में अगर अलग अलग आपको देखने को मिले या किसी के द्वारा कुछ और बताया जा रहा हो, तो आपकी इच्छा है उसको मान लेना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये आपका बेस्ट फॉर्मेट है, आयोग इसी को फॉलो करता है। ठीक है। तो बदलाव देखने को मिलते हैं, रियल लाइफ में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। कारण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और जब वो रोजमर्रा के कामकाज में आ जाता है तो वो सहूलियत की वजह से, इस्तेमाल होने, पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिविटी की वजह से उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, सहूलियत की वजह से बदलाव आ जाता है। तो वो बदल जाती हैं चीजें। लेकिन हमको जब एग्जाम में लिखना है तो हमको एक मानक प्रारूप लिखना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है, और मानक प्रारूप ही हमको नंबर दिलाता है। तो किसी कार्यालय का या किसी वेबसाइट में आपको किसी का कोई कोई किसी मंत्रालय या विभाग के द्वारा कोई जारी ज्ञाप मिल जाता है, कार्यालय आदेश का मिल जाता है, या शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र मिल जाता है, और आप कहते हैं कि भाई हमको तो ये सरकार के द्वारा जारी एक पत्र मिल गया तो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो वो आपको एग्जाम में अंक नहीं देगा, क्योंकि वो उसमें विचलन आ गया है। ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो मानक फॉर्मेट में हो। ठीक। क्योंकि अपने इस्तेमाल की प्राथमिकताओं के आधार पर वो विभाग, हर विभाग में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा इन चीजों के प्रारूप में। और हमारा एग्जामिनर हमसे क्या मांगता है, एक मानक, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप प्लीज फॉलो करिएगा अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए तो। ठीक है। तो विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक और स्थान के बाद हम लोग क्या लिखते थे, इसके नीचे हम लोग कार्यालय आदेश में हम लोगों ने लिखा था कार्यालय आदेश। मैंने बताया था कि आप केवल आदेश भी लिख सकते हैं, आप कार्यालय आदेश भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको लिख के अंडरलाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, कार्यालय ज्ञाप बना रहे हैं तो यहाँ पर हम कार्यालय आदेश नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप। केवल ज्ञाप भी लिख सकते हैं। ठीक। लेकिन मैं कहूंगा पूरा लिखिए कार्यालय ज्ञाप, इसके बाद इसको आप चाहें तो अंडरलाइन करें
या चाहे तो अंडरलाइन ना करें, तो अंडरलाइन करना क्या है, पूरा का पूरा ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो कर दें, आपकी इच्छा नहीं है आप मत करिए। अब इसके बाद यहाँ पर अब मेन बॉडी आ जाएगी, और मेन बॉडी में जो है वो थोड़ा सा बदलाव आएगा। वहां पर था आदेशित किया जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि सूचना दी जाती है या सूच्य है, तो ये चेंज हो जाएगा। कोई भी संबोधन इस्तेमाल नहीं होगा, महोदय महोदया कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर कार्यालय ज्ञाप की शुरुआत जैसे हम लोग पैरा शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हाशिया छोड़ देते हैं, तो हाशिया छोड़ के यहाँ पर शुरू करेंगे। और ये जो भाषा है ये ध्यान रखिएगा, ये है अधो हस्ताक्षरी, अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है। मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है, सूच्य मतलब सूचना से बना हुआ है, सूच्य क्या सूच्य है कि, अब जो सूचना है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक। और ध्यान रखिएगा अगली लाइन थोड़ा सा आगे से शुरू होगी, क्योंकि पैरा की शुरुआत थोड़ा सा पीछे से होती है। एक पैरा में बात खत्म हो गई तो ठीक है, अगर दूसरे पैरा में बात खत्म होनी है तो हम अगला पैरा इसी अधोहस्ताक्षरी की नीचे से शुरू करेंगे, और यहाँ पर नंबर डालेंगे। पहले पैराग्राफ में नंबर नहीं होता है, दूसरे पैराग्राफ में नंबरिंग होती है, और यहाँ पर डालेंगे 2, और यहाँ से शुरुआत कर देंगे अपनी आगे की जो बात है। और खत्म। ठीक। किसी भी समापन सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी अधोलेख का इस्तेमाल नहीं होता, तो सादर नहीं लिखना है, धन्यवाद नहीं लिखना है, ससम्मान भी नहीं लिखना है। नीचे आ जाएंगे और नीचे यहाँ पर लिखेंगे अब भवदीय। ये भी एक अंतर है, कार्यालय आदेश में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था आज्ञा से, और मैंने बताया था कि आज्ञा से लिखना भी ऑप्शनल है। आपका मन हो तो आज्ञा से लिखिए, ना मन हो तो आज्ञा से मत लिखिए, सीधे हस्ताक्षर नाम और पदनाम लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको भवदीय लिखना है, भवदीय के बाद आपको हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद नाम, नाम ब्रैकेट के अंदर, और फिर पदनाम भी आपको लिख देना है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक। और इसके बाद कार्यालय आदेश में प्रेषित का नाम नहीं लिखना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को प्रेषित का नाम भी लिखना है, थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को प्रेषित का नाम भी लिखना है, और पेज को थोड़ा सा इसका नीचे कर लेते हैं। प्रेषित का नाम कैसे लिखना है, जहां पर ये पदनाम लिखा है इस पदनाम के ठीक नीचे, इसके बराबर नहीं, इसके ठीक नीचे वाली लाइन से आपको यहाँ पर लिखना है प्रेषित का नाम, बाएं किनारे पर श्री, उनका नाम, और पदनाम। ठीक। ये क्या है, ये प्रेषिती का है, प्रेषिती का यानी कि जो रिसिपिएंट है जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम और पदनाम यहाँ पर लिखा जाएगा, जो कि नहीं लिखा गया था कार्यालय आदेश। ठीक। मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि ये पूरी स्क्रीन में आपके सामने आ जाए। ये कार्यालय ज्ञाप है, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये हिस्सा सेम है, किसकी तरह, कार्यालय आदेश की तरह सेम है। यहाँ पर कार्यालय ज्ञाप लिखा है, वहां पर कार्यालय आदेश लिखा था। यहाँ की जो लैंग्वेज है इसमें अंतर है, यहाँ पर अधोस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है कि, और वहां पर आदेशित आदेश करने वाली भाषा लिखी हुई थी। यहाँ पर भवदी लिखा है, वहां पर आज्ञा से लिखा था, जरूरी नहीं कि आज्ञा से वहां पर लिखा जाए, आप ऐसे ही सीधे हस्ताक्षर नाम पदनाम से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भवदी लिखा जाएगा। वहां पर कार्यालय आदेश में प्रेषित का नाम नहीं लिखा जाना था, लेकिन यहाँ पर प्रेषित का नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्यालय आदेश है, सॉरी कार्यालय ज्ञाप का फॉर्मेट। ठीक है, इसको ठीक से कर लीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितने भी फॉर्मेट में बता रहा हूँ उन सभी फॉर्मेट्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है,
आरओ के एग्जाम में फॉर्मेट वगैरह आते हैं, उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि इसको बना के दिखाइए, लेकिन उदाहरण जो है वो जनरली आपका जो पूछा जाता है वो शासकीय पत्र का पूछा जाता है, और जो शासकीय पत्र का पूछा जाता है, परिपत्र का पूछा जाता है। ठीक है। कार्यालय आदेश का भी पूछा जाता है। कार्यालय ज्ञाप का उतना ज्यादा उदाहरण नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी तैयार करा जाना चाहिए। जो भी चीजें सिलेबस में है उनकी एक कॉम्प्रहेंसिव और कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ कभी भी किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। रिस्क, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक जीवन बदलने वाला मौका होता है। ये जितने भी एग्जाम से आपका जीवन बदल देने की क्षमता रखते हैं, तो किसी भी ऐसे एग्जाम में जो आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदल देने की क्षमता रखता है, उस एग्जाम में कभी भी आधी अधूरी तैयारी से, आधे अधूरे मन से, अधकचरी तैयारी से नहीं जाना चाहिए। पूरी तैयारी से जाना चाहिए और ये मान के जाना चाहिए कि हाँ, हम इस लायक हैं और हम इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। मोरल हमेशा बूस्टअप होना चाहिए, और ये मोरल जो बूस्टअप है आपकी तैयारी के आधार पर होना चाहिए, हवा में बूस्टअप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इसकी प्रैक्टिस करिए। एक काम है आपके लिए कि आपको, मैंने तो डिस्कस कर दिया समय समय पर, जगह जगह पर डिफरेंसेस बता दी आपको। यहाँ पर कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप के बीच में क्या डिफरेंस है, जो मैंने लिखवाए नहीं, मैंने बोले हैं, मैंने हर डिफरेंस आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। उसको आप प्रॉपर एक पेज में एक कॉलम बनाकर दो एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में एक तरफ लिखेंगे कार्यालय आदेश, एक तरफ लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप, और वहां पर वो डिफरेंसेस आपको लिखकर मुझे भेजने हैं। ये आपका होमवर्क है, लिखिए, भेजिए। ठीक है। इसके बाद आज अगली क्लास होगी, उस अगले वीडियो में हम लोग कार्यालय ज्ञाप का एक फॉर्मेट देख लेंगे। एक क्यों फॉर्मेट देख लेंगे, एक से ज्यादा फॉर्मेट देख लेंगे। ठीक है। उदाहरण देख लेंगे, और इस जो सिस्टम है इसको आगे बढ़ाएं। ठीक, तो आज इसमें इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मुझे बताइए कि कैसे चल रही है आपकी तैयारी। ठीक है, बस फिनिश करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।